आज हम कक्षा क्लास 11 का फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 11 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। आप सभी स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल का एग्जाम देकर फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो अब तक आप केवल साइंस पढ़ते हैं, केवल साइंस। और जैसे आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो उस समय आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग पढ़ना होता है। तो आपका फर्स्ट लेसन जो है भौतिक जगत, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम आपका इस फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है फिजिक्स की दुनिया। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। हम जानेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है, किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है। उसके पहले जो फिजिक्स का बेस है या किसी भी विज्ञान का जो बेस है वो विज्ञान ही है। तो सबसे पहले हम विज्ञान को डिफाइन करेंगे। विज्ञान को डिफाइन करने के बाद हम जानेंगे कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी घटना का अध्ययन किन किन विधियों से करते हैं, कैसे वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। और आप परिचित भी हैं विज्ञान के साधारण परिभाषा से, आप परिचित भी हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा है। देखिए, विज्ञान परीक्षणों तथा प्रयोग के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप ये साधारण परिभाषा है, इसे आप जानते भी हैं। प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ये एक साधारण परिभाषा है। इसके बाद इसको और आप तरीके से जान सकते हैं अथवा करके जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण अर्थात खोज करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना विज्ञान कहलाता है। आपको पता है कि मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। शुरुआत से लेकर आज तक या मनुष्य अपने जीवन प्रयत्न अपने आसपास होने वाली घटनाओं के विषय में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। वो जानना चाहता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इन्हीं सब प्रश्नों का अध्ययन, इन्हीं सब प्रश्नों का जो हल होता है, जो सलूशन होता है, वही हम विज्ञान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ इस परिभाषा में जो चीज आपको दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना विज्ञान होता है। तो आइए हम इन तीन शब्दों का अर्थ समझें। खोज करना, प्रयोग करना और उसकी भविष्यवाणी करना। आप विज्ञान, कैसे विज्ञान की उत्पत्ति होती है या कैसे वैज्ञानिक इन सब चीजों तक पहुंचते हैं उसको हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। जैसे शुरू के दौर में, प्रारंभिक दौर में जो भी व्यक्ति कुछ देखता था, अपने कॉमन सेंस से कुछ बताता था, तो उसे दार्शनिक कहा जाता था। जैसे जो भी व्यक्ति थोड़ा सा कुछ हटकर, जैसे मान लें कि सूर्य का धूप हुआ और उसमें आपको जलन महसूस होने लगी, तो किसी ने कह दिया कि सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा होती है, तो वह व्यक्ति क्या है? ज्ञानी है। इस तरह से विज्ञान में किसी चीज को देखना, फिर उस पर खोज करना, प्रयोग करना और उसकी फ्यूचर में भी उस तरह की घटनाएं हो सकेंगी, इसकी भविष्यवाणी करना विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे न्यूटन की ही बात कर लिया जाए। न्यूटन महोदय ने सबसे पहले देखा कि जो सेब है टूटा पेड़ से तो नीचे ही गिरा। या उसके पहले क्या लोग नहीं जानते थे? सब लोग जानते थे कि जो चीज भी ऊपर से गिराया जाता है वो नीचे ही गिरता है, छोड़ा जाता है तो नीचे ही गिरता है। आखिर वो ऊपर क्यों नहीं जाता? क्या न्यूटन के पहले हमने किसी को मन में ये बात नहीं आई? नहीं देखे होंगे, बहुत लोगों ने ये बात देखा होगा। लेकिन उन्होंने थिंकिंग किया, विचार किया, सोचा कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरता है, या कोई भी पिन जो हम ऊपर से छोड़ते हैं किसी भी जगह से तो नीचे ही क्यों गिरता है, क्यों नहीं ऊपर चला जाता है। तो ये बात देखी गई।
फिर उस पर सोचा गया और सोचने के बाद कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाला गया और बताया गया कि लग रहा है इस पृथ्वी के अंदर कोई शक्ति है जो ऊपर की सारी चीजों को अपने तरफ खींच ले रही है। और ये भी बता दिया गया कि ऊपर कोई भी चीज फेंकी जाए तो वो नीचे गिरेगी या ऊपर से छोड़ी जाए तो नीचे गिरेगी। तो देखिए, खोज करना, यहाँ प्रयोग करना क्या मतलब है। उन्होंने एक फल को देखा नीचे गिरते हुए और उन्होंने क्या किया, अपने भी ढेर सारी चीजों को छोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया और फिर भविष्यवाणी क्या हुआ कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर से छोड़े तो वो नीचे ही गिरेगी। यह एक प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है। तो जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना या भविष्यवाणी करना क्या होता है, विज्ञान कहलाता है। अभी आप एक दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, मान लीजिए किसी ने देखा कि नदी का पानी पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है। उन्होंने एक या दो जगह देख लिया कि नदी का जो पानी है वो पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है। तो उनके मन में विचार आ सकता है कि पानी हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर बहता है, अगर वो 2 से 3 जगह देख लें। पर अगर कहीं वो देख लें कि किसी जगह उनको पानी उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए दिखाई दे दे, किसी जगह उनको पानी पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए दिखाई दे दे, तो फिर उनके मन में भ्रम सा हो जाएगा या किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आखिर पानी किस दिशा से किस दिशा में बहता है। तो इस पर अगर किसी ने ये देखकर प्रयोग किया कि पानी पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है, तो वो लैब में जाकर अगर प्रयोग करता है तो जरूरी नहीं है कि पानी पूरब से पश्चिम ही बहे। उसे रिजल्ट में ये भी मिल सकता है कि पानी पश्चिम से पूरब की तरफ बह रहा है। अब अगर हमेशा पानी को पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित कराना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो पूरब का हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और जो पश्चिम का हिस्सा है वो थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि पानी हमेशा ऊंचे वाले तल से निम्न वाले तल की ओर बहता है। तो देखना, फिर सोचना, प्रयोग करना और जब निष्कर्ष निकल जाए तो भविष्यवाणी करना विज्ञान कहलाता है। तो हम देखेंगे, हमें मुख्य रूप से फिजिकल वर्ड पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम विज्ञान के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। अब कोई भी घटना अगर घटित होती है तो वैज्ञानिक उसका किस तरह से अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, किन किन स्टेप्स का अनुसरण करते हुए, उसे हम देखते हैं। तो आप यहाँ देखिए, घटनाओं के अध्ययन करने की वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक, घटनाओं के अध्ययन करने की वैज्ञानिक विधि क्या होती है, इसको हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला विधि है उसमें ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले उसे ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। ऑब्जर्वेशन के बिना हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या किसी भी घटना के विषय में कुछ नहीं बता सकते। तो सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जर्व करना। अभी हमने बताया कि किसी ने देखा नदी का पानी पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा था और फिर अगर 1-2 जगह पर ऐसा देखा तब तो उसके मन में विचार आया कि पानी हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर बह सकता है या किसी दिशा से किसी दिशा में बह सकता है। तो किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए सबसे पहला काम होता है ऑब्जर्व करना। न्यूटन ने भी फल को या सेब को नीचे गिरते हुए देखा था, तब जाकर उसके विषय में ये इतनी बड़ी ग्रेविटेशनल की थियरी को बना पाए थे। उसके बाद से दूसरा पॉइंट होता है नियंत्रित प्रयोग, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब नियंत्रित प्रयोग का क्या मतलब है? नियंत्रित प्रयोग का मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसको अपने मन से करना, अपने कंट्रोल में रख कर करना। जैसे अभी हमने कहा कि अगर नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए देखा गया तो अपने कंट्रोल में करके पानी को बहाने की कोशिश की जाएगी कि वो पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है कि नहीं बह रहा है। अगर नहीं बह रहा है तो फिर वो थ्योरी फेल हो जाएगी, फिर उसके लिए अलग की थ्योरी लगाई जाएगी। जैसे एक और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का, कि हम जानते हैं कि बारिश होने से पहले बहुत जोर से गर्मी होती है या गर्मी के पश्चात बारिश होता है। इसकी जानकारी करनी हो तो हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में पानी रख देंगे, उसे बॉयल करेंगे, अगर उसे उबालेंगे तो उसमें से वाष्प निकलेगा। उस वाष्प के ऊपर अगर हम ऐसे प्लेट लगा दें तो कुछ समय के पश्चात उस प्लेट से पानी क्या होंगे,
टपकने लगेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ आप देख लो कि वर्षा किस तरह से होता है, इसका ज्ञान हो सकता है। पानी को हमने गर्म किया, पानी जो वाष्प बनकर ऊपर उठा, कुछ ऊपर गया तो क्या हुआ, फिर अगर हम प्लेट लगा दें तो वो ठंडा होगा और उसमें से क्या होगा, पानी टपकने लगेगा एकदम वर्षा बारिश के जैसे। तो ये क्या है, एक ज्ञान देता है कि हाँ बारिश इसी तरह से होता है। जो जमीन पर पानी होता है होते हैं वाष्प बनकर उड़ जाता है ऊपर, और फिर ऊपर जाकर के कंडेंस होता है तो फिर वो बारिश होती है। तो ये है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट अर्थात नियंत्रित प्रयोग। उसके बाद से थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, रीजनिंग, तर्क करना। जब कोई भी व्यक्ति कुछ देखता है फिर उसे अपने तरफ से करने की कोशिश करता है और फिर लॉजिक लगाता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है। तो जो रीजनिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक विवेचना होता है, और एक होता है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक विवेचना। तो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक विवेचना में क्या किया जाता है, केवल गुण के विषय में बताया जाता है। जैसे अभी हमने बताया कि आप नीचे से पानी को गर्म करो और फिर कहीं प्लेट लगा दो ऊपर, तो क्या होगा, वाष्प बनकर पानी ऊपर उठेगा और उसके बाद से फिर जब कंडेंस या ठंडा होगा तो फिर वो पानी बूंद बन करके टपकने लगेगा। तो इसको क्या बताया आपने, एक क्वालिटेटिव रीजनिंग है ये, एक गुणात्मक विवेचना हो जाता है। और अगर हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग बताना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव विवेचना करना चाहते हैं, मात्रात्मक तो कैसे करेंगे, जैसे आप जानते हैं न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके विषय में आप जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है किसी पिंड पर जो बल लगाती है उसका फार्मूला इतना होता है, F = G m1m2/r², जहां m1 m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान है और r दोनों के पिंडों के बीच की दूरी है। अब आप इसका रीजनिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप देखिए बता सकते हैं कि अगर हम दूरी का वर्ग, अगर दूरी को हम बढ़ा दें तो बीच के लगने वाला जो बल होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। तो जब आप अंक का डिस्कस करेंगे, अंकों पर डिस्कशन करेंगे, तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी मात्रात्मक विवेचना। तो ये था तीसरा पॉइंट जिसमें लॉजिक किया जाता है, रीजनिंग लगाई जाती है। उसके बाद से अगला पॉइंट है गणितीय रूपरेखा कह सकते हैं या गणितीय प्रारूप, मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, व्यवहार को गणित में उतारना मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाता है। अब हम जो बात कह रहे हैं उसको गणितीय विधि से प्रदर्शित करना और इस रूप में प्रदर्शित करना कि जो व्यवहारिक बात है वो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो। जैसे आपके सामने ये फार्मूला दिख रहा है, ये दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे पहले ये फार्मूला नहीं बना, बल्कि न्यूटन ने थ्योरी बनाई, नियम बताया कि पृथ्वी सभी पिंडों को अपने तरफ खींचती है या दो पिंड भी एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षित तो करते हैं पर उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस बात पर निर्भर करता है, ये जाना जाता है इस मैथमेटिक्स पर। अब देखिए इस मैथमेटिक्स के हेल्प से, इस फार्मूले के हेल्प से कैसे जाना जाएगा। ये फार्मूला इस प्रकार बना हुआ है कि इसमें देखिए द्रव्यमान अगर पिंडों का बढ़ जाए तो फिर उनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा, और अगर बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स हमारा, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें जितने पिंड हैं सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक दूसरे के अधीन होकर गतियां कर रहे हैं या गतियां करते हैं। तो ये कैसे होता है? अब अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी या सूर्य से अन्य ग्रहों की दूरी अगर बढ़ती जाए तो फिर वे उसके आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। ये बात स्पष्ट है। तो वो कितनी दूर जाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा, ये सारी चीजें इस फार्मूले के माध्यम से पता चलता है। तो इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। जो भी एनालिसिस किया जाता है, जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के हेल्प से उसको बताने की कोशिश की जाती है। अगला पॉइंट है भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। अभी प्रिडिक्शन क्या है और भविष्यवाणी का यहाँ पर मतलब क्या है,
जब हम कोई भी थ्योरी बनाते हैं, कोई भी साइंस डेवलप करते हैं, तो उस साइंस के अकॉर्डिंग हम जब तक हम उससे फ्यूचर को एनालाइज न कर सकें या फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के विषय में न बता सकें, तब तक वो साइंस नहीं माना जाएगा। अगर आप उसके हेल्प से ये बता सकते हैं कि इस समय या इस समय ऐसा हो सकता है इसके कारण, तो समझिए कि आपने साइंस का इस्तेमाल किया है। आज आप देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान जानकारी मिल जाती है। आखिर कैसे मिल जाती है? कौन करता है? कुछ तो देखकर ही नहीं ये भविष्यवाणी किया जाता है। कोई ना कोई थ्योरी लगाई जाती है, या जो भी उसका पैरामीटर है उसका प्रयोग किया जाता है कि वो डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, आंधी आ सकती है, बारिश आ सकता है, तूफान आ सकता है। इन सब का प्रेडिक्शन कैसे हो पाता है? ये सब साइंस के हेल्प से हो पाता है और साइंस के स्टेप्स के हेल्प से हो पाता है। तो जब तक आप किसी थ्योरी के हेल्प से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक वो विज्ञान नहीं कहलाएगा और ना ही वैज्ञानिक विधि कहलाएगा। आप ये भी देखते हैं कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो कमजोर होने लगता है। ये भी एक भविष्यवाणी है, क्योंकि उसकी एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो डे बाय डे डिक्रीज होते जाती है, कम होती जाती है। तो ये पॉइंट था भविष्यवाणी। अब आगे देखते हैं स्पष्टीकरण या सत्यापन, जिसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं। अब वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? आप छोटे क्लासों में मैथ पढ़ते होंगे तो मैथमेटिक्स में भी कहा जाता है कि अपने उत्तर की जांच कीजिए, वेरीफाई करिए अपने आंसर को। तो आप अगर वेरीफाई करते हैं और सही हो जाता है तो आपको पता चलता है कि आपका जो प्रोसीजर है या आपका जो प्रोसेस है या जो मेथड है वो सही है। तो जो भी भविष्यवाणी की जाती है, अगर भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग घटना घट जाता है तो फिर आपका साइंस सही है या आपका जो रिसर्च है वो सही है, अन्यथा की स्थिति में गलत हो जाता है। तो हम भविष्यवाणी कर देते हैं, उसके बाद से हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं। यदि हमारे भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग सत्यापन हो गया, स्पष्टीकरण हो गया, तब तो हमारा साइंस सही है, अन्यथा गलत है। फिर से आप वही एग्जाम्पल ले लें कि मौसम की भविष्यवाणी कर दी गई कि फला डेट पर या इस डेट पर आंधी तूफान आने के आसार हैं या चांस हैं, और पता चला कि कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं है। वंस अगेन अगर इस तरह की फोरकास्टिंग हुई और फिर से कोई घटना नहीं घटा, तो जिस थ्योरी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ये बात बता रहे हैं, निश्चित रूप से वो थ्योरी गलत साबित कर दी जाएगी और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर कहा जाए कि इस डेट में आंधी तूफान आने के चांसेस हैं और आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं उस आसपास के एरिया में, तो फिर वो थ्योरी सत्य है। और जिस थ्योरी का इस्तेमाल करके, जिस सेंस का इस्तेमाल करके ये बात बताई गई, उसका सत्यापन हो जाएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। फिर से आप समझ लें, जैसे न्यूटन ने कहा कि यार ऊपर कोई भी पिंड छोड़ दो वो नीचे ही आता, और कहीं आपने देखा कि छोड़ दिया और ऊपर जाने लगा, तो फिर कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत बता रहा था, ये तो छोड़ा हुआ पिंड ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी पिंड ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है ग्रेविटी से ज्यादा का, तो वो उसे क्या करेगा? ऊपर उठाएगा, अन्यथा स्वतंत्र रूप से अगर आप छोड़ देते हैं तो वो नीचे ही आएगा। आपके मन में हो सकता है कि एक प्रश्न बने कि तब गुब्बारा ऊपर क्यों जाने लगता है? तो गुब्बारे में जो गैस होते हैं उन पर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके काइनेटिक एनर्जी के कारण उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पाता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के न लग पाने के कारण वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने साथ उस गुब्बारे को ऊपर उठा ले जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा अन्यथाकरण। तो ये जो स्पष्टीकरण है वही अन्यथाकरण को भी स्पष्ट कर सकता है। अर्थात जो भविष्यवाणी की गई थी, अगर कही गई बात सत्य होती है तो फिर उसका स्पष्टीकरण हो गया, और नहीं होता है तो फिर हम दूसरे रास्ते की तलाश करते हैं कि लग रहा है हम जिस विधि का प्रयोग कर रहे थे उस विधि से ये सत्य नहीं है, तो स्पष्टीकरण नहीं होता है तो फिर हमारे रास्ते चेंज हो जाते हैं और हम दूसरे विधि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से वैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन करने की जो वैज्ञानिक विधि है, इस तरह से वैज्ञानिक स्टेप बाय स्टेप किसी घटना का एनालिसिस करते हैं और हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अब तक जो कुछ भी आपने सुना वो सब केवल विज्ञान के विषय में था। इतनी बातें जो थी या जो इतनी बातें हैं
वो भौतिक विज्ञान के लिए भी सत्य है या किसी भी विज्ञान के लिए सत्य है। तो अब तक जितनी बातें बताई गई थी उसे आप किसी भी विज्ञान में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो निश्चित तौर पर वो अप्लाई होगा। अगले वीडियो में हम भौतिक जगत में स्पेशली भौतिक विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, उसके क्या क्या स्कोप्स हैं, उसके क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या लाभ हैं। इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।